हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज सबसे पहले तो मेरे बचपन के फेवरेट बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो सबसे पहले तो उसे बर्थडे की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋषभ भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं आपकी आज की, जो हमने कल तक पढ़ा था। जैसे आपको पता ही है कि हम पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कुल कितने प्रकार हैं। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के हमने कुल 8 प्रकार पढ़े थे। ठीक है, उच्चारण जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, और उच्चारण के आधार पर हमने पढ़े थे व्यंजनों के 8 प्रकार होते हैं। एक हमने पढ़ा था स्पर्श या स्पर्श, जिसमें कि हमारे 16 व्यंजन आते हैं। और ये 16 व्यंजन कौन कौन से होते थे? क, ट, त और प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, जैसे क वर्ग के क ख ग घ, ट वर्ग के ट ठ ड ढ, त वर्ग के त थ द ध और प वर्ग के प फ ब भ। ऐसी संघर्षी में हमने देखे थे 4 संघर्षी, श श श ह। इसके अलावा जो नुक्ता वाले चिन्ह वाले जो 5 हम लेते थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी के अनुसार, अगर क ख ग ज और फ के आगे नुक्ता बिंदु लगा दिया जाए तो ये अरबी फारसी को जाएंगे, तो ये भी संघर्ष में हम काउंट करते हैं। इसके अलावा हमने एक वर्ग पढ़ा था स्पर्श संघर्षी, जिसमें हमने देखा था कि च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण था च छ ज झ आते हैं। इसके अलावा नासिक के में हमने पढ़ा था कि सभी वर्गों के पंचमाक्षर, जैसे क वर्ग का पंचमाक्षर, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का। ठीक है, संघर्षहीन या अर्ध स्वर में 2 आते थे, य और व। प्रकंपित या लुंठित में 1 आता था व्यंजन र। पार्श्विक व्यंजन में ल और ताड़नजात या उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन वर्ण में आते थे 2, र और ढ। ठीक है, ये हमने देख लिया। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, की कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता रखा था कि कोई भी विचार है, देखिए कोई भी विचार है तो कोई भी विचार सबसे पहले कहाँ पर आएगा? कोई भी विचार सबसे पहले मनुष्य के हृदय में आएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। तो आप इसको इस प्रकार समझिए कि कोई भी विचार मनुष्य के सबसे पहले कहाँ पर आएगा? हृदय में आएगा। ठीक है, दिल में आएगा या हृदय में आएगा। उसके बाद सबसे पहले वो कहाँ पर आएगा? कंठ में। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? तुम्हारा कंठ आ गया। कंठ के बाद वो कहाँ पर आएगा? तालु में। ठीक है, सीक्वेंस में देखिए, तालु के बाद कहाँ पर आएगा? मूर्धा में। मूर्धा के बाद क्या आएगा? दंत। दंत के बाद क्या आएगा? ओष्ठ। अगर आप इसको इस फिगर से समझते हैं तो आराम से समझ सकते हैं। कोई विचार सबसे पहले हृदय में उत्पन्न होगा तो सबसे पहले अगर वो बोलना चाह रहे हैं तो सबसे पहले कंठ में आएगा। कंठ के बाद कहाँ पर आएगा? तालु। तालु के बाद मूर्धा, ये सीक्वेंस भी है। मूर्धा के बाद दंत और दंत के बाद कहाँ पर आएगा? ओष्ठ में आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इस फिगर को बना भी सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे कि कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने लिख रखा है कि कंठ, एक तो कंठ हो गया, और कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता उन्हें क्या कहा जाएगा? कंठी कह दिया जाएगा। तालु से जिनका उच्चारण होगा उन्हें तालव्य कह दिया जाएगा। मूर्धा से जिनका उच्चारण होगा उन्हें मूर्धन्य कह दिया जाएगा। और दंत से जिनका उच्चारण होगा उन्हें दंत कह दिया जाएगा। और ओष्ठ से जिसका उच्चारण होगा उसे हम क्या बोल देंगे? ओष्ठ बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिख रखा है क्रम संख्या वर्ण। वर्ण हमने पढ़ा था ना कि 2 प्रकार के होते हैं, व्यंजन या स्वर, कुछ भी हो सकता है। उच्चारण स्थान कहाँ से बोला जाता है और उसका नाम क्या पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहला इसमें है, देखिए अ आ क वर्ग और विसर्ग। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, मैं आपको बता देता हूँ। वो होती है अकुह विसर्गः। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल आप ऐसे याद कीजिए, अकुह विसर्गः अ। ठीक है, ये देखिए अ कु ह विसर्गः, इस लाइन को आप याद कर लीजिए, अकुह विसर्गः। अकुह विसर्ग कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए कि अ से क्या आ जाएगा आपका? और आ दोनों कवर हो गए। कु से आपका क वर्ग पूरा आ गया। क वर्ग में क्या आ गया? क ख ग घ अंग। ह से आपका ह आ गया, और विसर्ग से विसर्ग आ गया। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका उच्चारण स्थान होता है आपका क्या? कंठ होता है। तो आपको केवल एक लाइन याद रखनी है, अकुह विसर्गः। अकुह विसर्ग से क्या हो जाएगा? अ से और आ, क से क वर्ग, ठीक है, विसर्ग, ठीक है, और ह। इन सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है हमारा? इन सब का उच्चारण स्थान होता है कंठ से। ठीक है, या उच्चारण स्थान कंठ हो गया, उसका नाम क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। फिर आता है दूसरा, अगर आपको याद करना है तो दूसरा आप ऐसे याद कर सकते हैं, इचु यशा नाम। इचु यशा नाम। ठीक है, नाम हमने ऐसे जोड़ दिया याद करने के लिए। तो ई से क्या आ जाएगा आपका? ई और बड़ा ई। ठीक है, चू से क्या आ जाएगा? चौ वर्ग पूरा आ गया। और य से याला यो आ जाएगा तुम्हारा था अंतस्थ वाला। और शौ से, ठीक है, तालव्य सौ आ जाएगा। तो तालव्य सौ आ जाएगा। तो कभी आपसे पूछेगा कि तालव्य सौ का जो, देखिए तालव्य आराम से लिख रहा है। तालव्य मीन्स क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालव्य है, इसके आधार पर इसका नाम तालव्य पड़ा है। ठीक है, तो इचू ऐसा नाम से आपका क्या हो जाएगा? ई से आ जाएगा आपका ई और बड़ा ई। ठीक है, और चौ से आ जाएगा चौ वर्ग पूरा, चौ छो जो यो आ गया, और तालव्य सौ याला सौ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, और इसको नाम क्या बोला जाएगा? तालव्य बोला जाएगा। फिर तीसरा आप याद कर सकते हैं ऋतु रसा नाम करके, ऋतु
रसानाम। ठीक है, ऋतु रसानाम से क्या हो जाएगा, री से ये री आ गया, टौ से पूरा टौ वर्ग आ गया, और रौ से रौ आ गया, ये हो गया तुम्हारा मूर्धन्य सौ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है तुम्हारा, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और इसका नाम क्या हम करेंगे, मूर्धन्य बोलेंगे इसको। ठीक है, फिर याद कर सकते हैं आप तुलसा करके, तुलसा। ठीक है, तुलसा में देखिए तुलसा या तुलसी करके याद कर सकते हैं। तौ से पूरा तौ वर्ग आ गया, लौ से लौ आ गया, और शौ से सौ आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक ये तो लौ हो गया जो हिंदी में प्रयोग होता है, और एक लौ जो कि संस्कृत में प्रयोग होता है, ये दोनों ही इसमें कवर हो जाते हैं, तत्सम ध्वनि में आता है वाला लौ। तो इसको बोलने का स्थान क्या होता है, तुलसा वाले का दंत होता है। ठीक है, क्या होता है, दंत। तो तुलसा करके आप याद सकते हैं, तौ से तौ वर्ग, लौ और सौ, तो उच्चारण स्थान दंत हो गया और इसका नाम पड़ गया दंत। ऐसी फिर आप याद कर सकते हैं उपू, उपू करके ऊ से ऊ और बड़ा ऊ, और पौ से पूरा पौ वर्ग आ गया, इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, और इसका नाम पड़ जाएगा ओष्ठ। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है हमारा ए और आई। ठीक, अब ये हो गया था हमारा। फिर आता है ए आई। ए आई का इसको याद कर लीजिए आप, देखिए ए हम संधि में पढ़ते हैं ना, ए कैसे बनता है, ओ प्लस ई से बनता है, गुण संधि में आपने पढ़ा होगा। ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारा, कंठ होता है, और ई का क्या होता है, तालु। तो इस प्रकार इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, देखो कंठ और तालु, कंठ और तालु से मिलकर बनाया, तो हमने क्या बोल दिया, कंठ तालव्य। ठीक है, ए आई ऐसी ऐसे। ओ आओ आपने पढ़ा था, ओ कैसे बनता था, ओ बनता था ओ धन ऊ, आपने गुण संधि में पढ़ा होगा, ए ओ आता है ना, तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका, कंठ हो गया, और ऊ का क्या हो गया आपका, ओष्ठ। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंठोष्ठ। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में अच्छे से समझेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए ओ औ का क्या हो जाएगा, कंठ धन ओष्ठ अर्थात कंठोष्ठ। ठीक है, ऐसे ही व फ भी याद कर लीजिए, व से वफा करके, तो इसका होता है दंतोष्ठ। ठीक है, दंत धन ओष्ठ, तो दंतोष्ठ हो गया। ह देखिए किसी किसी किताब में दे रखा है तुम्हारा कंठ से उच्चारण होता है, लेकिन अगर कंठ ऑप्शन में नहीं है तो जो इसका सबसे सटीक आंसर है वो है तुम्हारा, इसका जो उच्चारण स्थान होता है ह का, वो होता है स्वर यंत्र, और उसको नाम पड़ा है अलीजीवा। एनसीईआरटी में मैक्सिमम यही दे रखा है अधिकतर जगहों पे। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा ऑथेंटिक है, ह का उच्चारण स्थान वो है स्वर यंत्र, अर्थात जो हमारा गला होता है। ठीक है, इसको बोला गया है स्वर यंत्र यहाँ पर, और नाम इसका पड़ा है अलीजीवा। और अंतिम आता है अंक पंचमा। अंक पंचमा आपको बताइए कि इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है हमारा नासिका, और इसका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया हमारा नासिक्य। तो ये हो गया आपके उच्चारण स्थान। ठीक है, वर्णों के उच्चारण स्थान और उनके नाम। अब इसकी मैं ट्रिक आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप उसको खींच सकते हैं पेज में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हर पेपर में आपको दिख जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक। ठीक है, यहाँ पर समझा भी रखा है, देखिए कि जैसे हमने पढ़ा था कि ए और आई। ठीक है, ए और आई का अगर हमने उच्चारण स्थान पढ़ा था ना, ए आई का उच्चारण स्थान हमने क्या कहा था, कंठ तालु कहा था। तो ए गुण संधि में आपने पढ़ा है, ए में कितनी मात्राएं हुई, दो मात्राएं हुई, तो अ धन ई से मिलकर बना है ए। इसमें दो मात्राएं हैं, तो अ में भी एक मात्रा, ई में भी एक मात्रा, दो मात्रा कवर होगी आपकी। ठीक हो गया, और अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और ई का होता है तालु, इन दोनों से मिलकर क्या बन गया, कंठ तालु। ऐसे ही ओ में हमने पढ़ा था गुण संधि का, ये एग्जाम्पल है, देखिए अ धन ऊ बराबर क्या होता है, ओ, इसकी दो मात्राएं हैं, एक एक। ठीक है, तो ये हो गया कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, इस प्रकार के हम कह सकते हैं। ठीक है, तो स्वरों की हिंदी में कुल संख्या कितनी हो गई, 11, और मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33। तो इस प्रकार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है, 44। इसके क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या हिंदी में 13 और मूल व्यंजनों की संख्या 33। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी आ गई, 44। लेकिन हिंदी के अन्य वर्ण भी इसमें निकल के आते हैं, जो हम आगे पढ़ते हैं। हमने कुछ तो पहले भी देख लिए हैं इसमें, जैसे कि दो हो गए हमारे अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंक और अ। ठीक है, अंक को बोलते हैं अनुस्वार, और अ को बोलते हैं विसर्ग। इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता, केवल स्वरों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। और अयोगवाह इनमें सदैव दो मात्राएं मानी जाती हैं। अयोगवाह चाहे अंक हो चाहे अह हो, इसमें हमेशा कितनी मात्राएं मानी जाएंगी, दो मात्राएं, और दो मात्रा का सिंबल होता है इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का इसका सिंबल होता है, ये हम आगे पढ़ते भी हैं। ठीक है, छंद अंद में काम आता है। उसके बाद हम देखते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्या कह रहा है, वे वर्ण जिनमें कम से कम दो व्यंजन और एक स्वर हो, वे वर्ण जिनमें कम से कम दो व्यंजन और एक स्वर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्ताक्षर। इनकी संख्या होती है 4, श त्र ज्ञ स्र। ठीक है, इनको समझना है। देखिए आगे, जैसे श है आपका, ठीक है, श को अगर आप देखते हैं तो श को कैसे लिखा जा सकता है, हमने कहा ना कि संयुक्ताक्षर वे संयुक्ताक्षर की संख्या जिसमें कम से कम दो व्यंजन और एक स्वर हो। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं यहाँ पर, तो श को हम तोड़ सकते हैं क हलंत धन श हलंत धन अ, या हम कह सकते हैं कि क हलंत धन श। दोनों ही प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे कभी एग्जाम में आ जाए श में हलंत लगा के आ जाए, तो इसका सही
रूप क्या होगा, क हलंत धन श हलंत, ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे त्र को लिख सकते हैं आप त हलंत धन र हलंत धन अ, या त हलंत धन रो, दोनों ही सही हैं। या तो आप इसको त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, र को भी आपने तोड़ दिया, या फिर त हलंत धन र लिख दिए, दोनों ही सही हैं। ज्ञ को लिख सकते हैं ज्यो हलंत धन य हलंत धन अ, या ज्यो हलंत धन यो, दोनों सही हैं। अगर आप इसमें भी हलन लगाएंगे तो प्लस अ करके यहाँ पे टूट जाएगा। स्ट्रॉ को लिख सकते हैं स हलंत धन र हलंत धन अ, या स हलंत धन र, ठीक है। अब श का अगर आपको कभी उच्चारण स्थान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क हलंत धन श हलंत धन अ, ये आया। क का उच्चारण स्थान होता है कंठ, ये हो गया तुम्हारा मूर्धन्य स हमने पढ़ाई था, और ये कंठ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ मूर्धा कंठ। क्या पता इस प्रकार से भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, ठीक है। अगर आपको इनका ज्ञान है तोड़ने का तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। फिर आता है हमारा विकसित स्वर अनुनासिक या चंद्र बिंदु वाले। तो विकसित स्वर अनुनासिक या चंद्र बिंदु क्या होता है तुम्हारा, जैसे हम अनुनासिक पढ़ते हैं ना, तो अनुनासिक को ही हम विकसित स्वर अनुनासिक या चंद्र बिंदु बोलते हैं। और हमने पढ़ा भी था, इससे पहले भी देखा था कि अनुनासिक जो होता है वो हमेशा अनुस्वार का तद्भव होगा, ठीक है। अगर अनुसार तत्सम ध्वनि है तो अनुनासिक उसकी क्या हो जाएगी, तद्भव ध्वनि हो जाएगी। ताड़नजात, ताड़नजात को ही उच्छिप्त द्विगुण या विकसित व्यंजन भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ, ठीक है। इन्हें कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता। स्वर रहित नहीं किया जा सकता, जैसे र और ड लिखते हैं तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, तोड़ा नहीं जा सकता है। और इनसे कभी भी कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है, मतलब कभी भी किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में ये प्रयुक्त नहीं होते, अर्थात कभी भी इनसे नए शब्द का निर्माण नहीं होता है। ताड़नजात क्या होते हैं, हिंदी में इनकी संख्या 2 होती है। ट वर्ग का तीसरा और चौथा के नीचे आप बिंदु लगा दें, ड और ड, तो यही ताड़नजात में आते हैं। तो इसको द्विगुण व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ, और इन्हें कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता था, आधा नहीं किया जा सकता, जैसे हम क को लिखते हैं ना, क हलंत धन, ऐसे इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरा, यह कभी भी किसी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, अर्थात इनसे कभी भी नए शब्दों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। अब आइए आगे, अब देखते हैं हम तुम्हारा नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं विदेशी स्वर, आगत स्वर, मेहमान स्वर। विदेशी स्वर भी कह सकते हैं, आगत स्वर भी कह सकते हैं, मेहमान स्वर भी कह सकते हैं, ठीक है। या अर्धचंद्र बिंदु, जैसे कि कॉलेज में लगता है ना, डॉक्टर में लगता है आ, जिसको हम विदेशी बोलते हैं। वृत्ताकार स्वर में इसको हमने शामिल किया था, ठीक है। इसका प्रयुक्त होता है, हमने इसको पहले पढ़ लिया है। और विदेशी व्यंजन हमने देख लिए 5 अरबी फारसी वाले, क ख ग ज फ, जिसके आगे नुक्ता चिन्ह लग जाता है, जो कि अरबी फारसी के माने गए हैं। राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार अगर उनके आगे नुक्ता चिन्ह तथा बिंदु का प्रयोग किया जाए। हिंदी में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पुरानी 3 दे रखे हैं, ख ज और फ, इन्हें जिह्वा मूलक ध्वनियाँ भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं वर्णों की संख्या। तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी हो गई, 11। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो गई, 33। इस प्रकार अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में साधारण वर्णों की कुल संख्या, ठीक है, हिंदी में साधारण वर्णों की कुल संख्या, हिंदी में मूल वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 11 धन 33 बराबर 44। फिर हमने पढ़े थे अयोगवाह कितने होते हैं, 2 अंक और अह। संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, श त्र ज्ञ स्वर, जिसमें कि कम से कम 2 व्यंजन और 1 स्वर हो। ताड़नजात उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, ल और ड, जिन्हें विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। इस प्रकार अगर कभी क्वेश्चन बनता है पेपर में कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये होती है आपकी 52। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। विदेशी वर्ण हमने पढ़ ही लिए थे कि कितने होते हैं। विदेशी वर्ण तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग विदेशी वर्णों की संख्या हमारी 4 दे रखी है। 3 तो वाले हो गए तुम्हारा अरबी फारसी वाले, ख ज और फ, और एक हो गया आ, जो कि आगत स्वर में हमारा शामिल होता है, ठीक है। एक बार अब हम देख लेते हैं तुम्हारा ट्रिक उसकी, फिर आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक। देखिए, ये है आपका जो तुम्हारा ट्रिक थी उसकी याद करने की। ये रहे हिंदी वर्ण, ठीक है, ये रहे आपके हिंदी वर्ण, और ये है उनके उच्चारण स्थान, ठीक है। हमने देख लिया कि संयुक्त वर्ण, ये तुम्हारा ध्यान में रखना, ठीक। यहाँ पर आपको देखना है मेनली हिंदी वर्ण और उच्चारण स्थान इनके, ठीक है, हिंदी वर्ण और इनके उच्चारण स्थान, ठीक है। तो अकुह विसर्गा, पहली ट्रिक हमने पढ़ी थी अकुह विसर्गा, इसको याद कर लीजिए। तो अ से क्या आ गया, और आ, क से क वर्ग आ गया, क ख ग घ अंग ह, जिसका ज़्यादा सही आंसर है वो है तुम्हारा क्या, स्वरयंत्र। लेकिन स्वरयंत्र ऑप्शन में नहीं होगा तो हम कंठ मान के चलेंगे। और विसर्ग, तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है गला। इचू यशा नाम में देखते हैं, ये दूसरी वो होगी लाइन, इसको आपको ध्यान रखना है। ई से हो गया ई बड़ी ई, चौ से हो गया चौ वर्ग, य और तालव्य सौ, इसका होता है तालु, अर्थात मुंह की ऊपरी छत का अगला भाग। तीसरा आ गया ऋतु रसा नाम, री, टू से टौ वर्ग, र और मूर्धन्य सौ, टौ वर्ग में पूरा टौ वर्ग आ गया। इसका होता है आपका क्या, मूर्धा। मूर्धा बोलते हैं मुंह की ऊपरी छत का बीच वाला भाग। ठीक, फिर हम तुलसा करके याद कर सकते हैं, तौ वर्ग, लौ, इसमें दोनों का हो जाएंगे तुम्हारा संस्कृत और हिंदी वाला, और दंत्य सौ, ठीक है। इसका हो गया दांत। आप बोल के भी देख लीजिए, देखिए अगर आप बोलेंगे क ख ग घ अंग, तो गले में जोर पड़ रहा है, कंठ हो गया। च छ ज झ य, तो आपका तालु का प्रयोग हो रहा है, तो तालव्य हो गया। ट ठ ड ढ ण, तो इसमें आपकी मूर्धा, अर्थात जो जीभ है आपके ऊपर टच हो रही है, आप बोल के भी देख लीजिए तो मूर्धा हो गया। ऐसी तुलसा,
त थ द ध न जब आप बोलते तो दंत, दांतों का इस्तेमाल हो रहा तो दंत हो गए। उपु प वर्ग में प फ ब भ म, उ से उ और बड़ा उ, और प से प वर्ग पूरा, इसमें ओष्ठ अर्थात होठों का इस्तेमाल हो रहा है, आप बोल के भी देख सकते हैं। ए हमने देख लिया था कंठ तालु, कंठ दंत तालु, यहाँ पे हमने देख लिया था किस प्रकार से हम इनको तोड़ के भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ओ औ अर्थात ये क्या हो गया तुम्हारा कंठोष्ठ हो गया, कंठ धन ओष्ठ, ठीक है। अंक पंचमा देख लिया था हमने, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, ठीक है। इसको हम नासिका से बोलते हैं तो नासिक के बोल सकते हैं। फिर आगे हमारा वफा जो हम दंतोष्ठ में आता है, दंत ओष्ठ, ठीक है। उसके हमने देखा क ख ग घ अंगो यो ण न मो, ये द्विस्थानीय वर्ण होते हैं अर्थात अपने वर्ग समूह के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित किए जाते हैं, ठीक हो गया। इसको ध्यान में रखना, ये अलग चीज़ है। फिर है तुम्हारा कि ये तालव्य स होता है हमारा, ये मूर्धन्य स हो गया, दंत स हो गया, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। बताना अपना रिव्यू कैसी आपको वीडियो लगी और कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। और आगे हम उत्तराखंड की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम पे बहुत सारी वैकेंसी निकलनी है, जैसे कि स्नातक स्तरीय हो गया और कई सारे पटवारी के पद भी आने हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए लगातार और अच्छे तरीके से, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।